मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं और थोड़ा सा ये सब्जेक्ट टिपिकल नजर आता है। इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि हमें पर डे छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं, पर कंसिस्टेंटली करने हैं। छोटे छोटे स्टेप्स करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। और जब भी हम इन स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं ज्योतिष में, तो अपने गुरुजनों की सपोर्ट ले लेनी चाहिए। उससे क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मित्रों, आज हम फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किसी भी जन्म पत्रिका को देखने में ग्रहों के वही नियम कानून काम में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हम राशि से शुरुआत करते हैं कि किस तरह से राशियां शरीर की बीमारी को बताने में कामयाब होती है। उसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। हमारा जैसा कि एस्ट्रो पाठशाला का नियम है, हर क्लास में व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख के जाए, चाहे वो हमारा पुराना स्टूडेंट हो चाहे वो नया स्टूडेंट हो, कुछ ना कुछ लेकर के जाए। डेली क्लास, जब भी क्लास हो, कुछ नया उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को आसान तरीके से समझने के लिए हमें काल पुरुष को सबसे पहले समझना होगा। तो मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर कुछ चीजें लेकर के आता हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आपको काल पुरुष की यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही। श्री हरि विष्णु जी को काल पुरुष मान करके आप किसी व्यक्ति को भी मान सकते हैं, किसी बॉडी को भी मान सकते हैं, और हमारे पूरे शरीर को 12 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 12 राशियों में डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेष राशि, मेष राशि का संबंध हमारे सिर के साथ है, हेड के साथ है। वृषभ राशि चेहरा और गर्दन। मिथुन राशि हमारी बाजुएं, हमारे कंधे। कर्क राशि हमारी छाती, हमारा हृदय। ये वो बातें हैं जो आपने वैदिक ज्योतिष में भी पढ़ी है। सिंह राशि का संबंध हमारे पेट से है। कन्या का संबंध हिप रीजन से है। तुला का हमारे पेल्विक रीजन से है, हमारे जेनाइटल ऑर्गन से है। वृश्चिक हिडन पार्ट से है, एनस से है। धनु राशि हमारी जंघाओं से संबंध है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों को इस चीज का पता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूं। पर जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे, आपको टेक्निक सिखाएंगे, तो आराम आराम से करेंगे। मकर राशि का संबंध हमारे घुटनों के साथ है। कुंभ का हमारे घुटने से नीचे की जो पिंडलियां होती हैं, जो हमारे एंकल्स होते हैं, उनके साथ है। और मीन राशि का संबंध हमारे पांव के साथ है। ये आपने देखा है, यहाँ पर हर राशि का जिस शरीर के अंग के साथ
संबंध बना है एरो के साथ, उसे दिखाया गया है, उसे दर्शाया गया है। राशि के बाद 12 राशियों के बाद 12 भाव की बात आती है, 12 हाउसेस। अब शरीर को 12 भागों में जिस तरह से बांटा है राशियों के हिसाब से, उसी हिसाब से हमारी पूरी बॉडी पार्ट को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर ही शांति पूर्वक समझने की आवश्यकता है। हम कहाँ पर गलती करते हैं, कैसे गलती करते हैं, उस चीज को आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर कुंडली का पहला भाव है, तो फर्स्ट हाउस में क्या क्या चीजें देखी जाती है, क्योंकि पहले ही राशि भी वहां पे मेष राशि आती, तो हेडेक, सर के दर्द की समस्या। जिन लोगों को फ्रीक्वेंटली सर में पेन रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, वो सब चीजें फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। फेस एंड स्कल डिसीजेस, आप इसका फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारे बाल, ये सब पहले हाउस से देखे जाते हैं। अब जैसे ही हम सेकंड हाउस में आते हैं, तो हमारी आंखें, हमारा मुंह, हमारे दांत, हमारा गला, ये सब इस सेकंड हाउस से आ जाते हैं। तीसरे भाव में हमारी बाजू यानी कि राइट हैंड आता है, राइट कान आता है, राइट साइड का जो पार्ट है, हमारा कान आते हैं, ये सभी तीसरे भाव से आते हैं। चौथा भाव हमारे हृदय से संबंधित है, छाती से, फेफड़ों से संबंधित है, और किसी भी प्रकार का ब्लड से रिलेटेड भी कोई तकलीफ होती है तो भी चौथे भाव का संबंध है। पंचम भाव में पेट वगैरह आते हैं। छठे भाव में किडनी, इंटेस्टाइन, आंतें वगैरह, ये सब चीजें आती हैं। सातवां हमारे प्राइवेट पार्ट्स का, यूरिनरी सिस्टम का, लोअर बैक डिसीज का, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। और अष्टम भाव पेल्विक रीजन और कई ऐसे असाध्य रोग जिनको जल्दी से ठीक नहीं किया जा सकता, वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। हमारी जंघाएं, हमारे हिप्स, हमारी हड्डियां, जॉइंट्स, ये सभी नवम भाव से आते हैं। दसम में हमारे वही घुटने वगैरह, नर्व डिसीजेस, आर्थराइटिस, ब्लड एंड स्किन डिसीजेस, एलर्जिक प्रॉब्लम, वीकनेस, लो एनर्जी लेवल, ये भी 10th हाउस से ही आता है। 11वें भाव में टांगे, लेफ्ट ईयर एंड लेफ्ट आर्म इलनेस और ब्लड इलनेस भी यहाँ से देखी जाती है। 12वें में लेफ्ट आई और लिम्फोमेटिक सिस्टम डिसीजेस और नींद की समस्या हमारे 12वें भाव से देखी जाती है। पहले हमने 12 राशियों को समझा, शरीर के अंगों के साथ उसे रिलेट किया, फिर 12 भावों के साथ हमने रिलेट किया, और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य का संबंध किस चीज से है, चंद्रमा का संबंध किस चीज से है, वो मैंने लिखा हुआ है, और उसके ऊपर भी आएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के पास आता हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये कहें कि ये बात तो हमें पहले से मालूम थी, पर फिर भी हम जब जन्म पत्रिका को देखते हैं तो हम बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पाते कि कौन सी बीमारी व्यक्ति को होने की सबसे ज्यादा संभावना बनती। बीमारियों के मैटर में आपको कुछ नियम याद कर लेने हैं, सिंपल सिंपल रूल याद कर लेने हैं। पहली बात, जो भी अशुभ ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, फिर से बोल रहा हूं, जो भी अशुभ ग्रह होते हैं या पाप ग्रह होते हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते।
दूसरा नियम, ये पूरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको काम आएगा। दूसरा नियम, जब भी ग्रह अस्त हो जाता है, अस्त ग्रह शरीर के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। रूल नंबर 3, जो भी ग्रह नीच राशि में चला जाए वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अब आप में से कईयों का प्रश्न हो सकता है, अगर नीच भंग हो जाए तो क्या होगा? और ध्यान रखना, जन्म पत्रिकाओं में नीच ग्रह का 80% चांस है कि नीच भंग हो जाए। तो यानी कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो 80% चांस है कि उसका नीच भंग भी हो सकता है। पर क्या नीच भंग हो जाने पर अच्छी हेल्थ मिल जाती है? तो इस नियम में लिखना है नहीं। नीच राशि में जो भी ग्रह बैठेगा हेल्थ से रिलेटेड मामलों में वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। अगला नियम, जब भी ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाए यानी कि वक्री हो जाए, ये मैं सामान्य नियम बता रहा हूं, पूरे कोर्स में बहुत डिटेल से चर्चा होगी आपके पास, पर ये सामान्य नियम जो पूरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम आने वाले हैं और जो हम अभी एग्जाम्पल लेंगे कि किस तरह से बीमारियों को इजी इजी स्टेप से आपने फाइंड आउट करना है। क्या नियम है? वक्री ग्रह, कोई भी ग्रह वक्री होगा वो हेल्थ हैजर्ड ही होगा, चाहे बेशक वो आपको करोड़पति बना रहा हो, आपके लिए कितना ही अच्छा साबित क्यों ना हो रहा हो, पर वो ग्रह शरीर के जिस अंग से रिलेट करेगा उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं बताएगा। ये कुछ चौंकाने वाले सत्य हैं। अब और अगला नियम देखिए, जो भी ग्रह जो भी ग्रह कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में बैठेगा वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। पर यहाँ पर हमें एक अपवाद का हमेशा ध्यान रखना होगा। वो क्या अपवाद है? मंगल छठे भाव में, शनि आठवें भाव में, शुक्र 12वें भाव में कम प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ये नहीं कहा कि प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, होते हैं पर कम होते हैं एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। अगला नियम, जो भी ग्रह राहु केतु के साथ आ जाएगा, जो भी ग्रह राहु केतु के साथ बैठ जाएगा वो ही ग्रह हेल्थ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अब ये चीज हमने पता लगा ली। कितने नियम हुए बताइए आप में से? 7 नियम हुए। 7 हो गए सर। ये 7 नियम कभी मत भूलना, धोखा नहीं खाओगे मेडिकल साइंस के अंदर। ये दिमाग में और फिर दिल में बिठा लेना। जैसे डॉक्टरी करते समय सिखाते हैं ना, कुछ रूल सिखाए जाते हैं ऑपरेशन करते समय,
और उन रूल्स को डॉक्टर हमेशा दिमाग में रखता है? जो नहीं रखता तो फिर समस्या बढ़ जाती है। फिर उसको जब डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है पेशेंट का, तो उसको एक फूल माला, फूलों का हार भी लेके जाना पड़ता है। तो फूलों का हार ले जाए तो पेशेंट पूछे उससे कि भाई ये फूल माला किस लिए? तो फिर डॉक्टर कहता है अगर ऑपरेशन सफल हुआ तो ये माला तुम मेरे गले में डाल देना, और असफल हुआ तो ये माला मैं तुम्हारे गले में डाल दूं। समझे बात? तो ज्योतिष में भी जो व्यक्ति रूल्स, इन 7 रूल को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में दिमाग में रखेगा, उसको दूसरे पर फूल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फूल माला आप ही के गले में पड़ेगी, यश, मान और सम्मान की फूल माला आपके गले में पड़ेगी। अब ये रूल्स को भी आपने समझ लिया बड़ी आसानी से। अब हम कुछ अच्छी बातों को भी समझ लें। कुंडली में जो शुभ ग्रह होते हैं और बलवान ग्रह होते हैं, फिर 2 बातें कही हैं, शुभ ग्रह और बलवान ग्रह, यानी कि बली ग्रह और शुभ ग्रह अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, अच्छी हेल्थ दो। चंद्रमा के मामले में ध्यान रखना, चंद्रमा कमजोर नहीं होना चाहिए, चंद्रमा पक्ष बली होना चाहिए। क्योंकि बीमारियों का आरंभ या बीमारियों की सीवियरिटी चंद्रमा पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। चंद्रमा मन है, और व्यक्ति मन से जितना कमजोर होगा, जितना नाजुक होगा, बीमारियां उस पर उतनी ज्यादा हावी होंगी। एक स्टडी कहती है जितने भी प्रकार के रोग हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और खास करके 36 साल की आयु के बाद के, उनके पीछे, सभी के सभी पीछे कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक कारण होता है, यानी उसके पीछे मन जिम्मेवार होता है। इसका मतलब मन केंद्र बिंदु है। इसलिए चंद्रमा अगर पक्ष बली है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो पॉजिटिव सोचने मात्र से, सकारात्मक सोचने मात्र से काफी हद तक वो बीमारियों से बच जाता है। आगे जब चलेंगे ना, तो सर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे चंद्रमा से कौन कौन सी बीमारी आती है। चंद्रमा से जल संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, छाती से संबंधित प्रॉब्लम आती हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो सकती है, तो पूरा डिटेलिंग आपको इस कोर्स में बताई जाएगी। इसी प्रकार से जो ग्रह शुभ हैं, बली हैं, और जो ग्रह उच्च का है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। दो लोगों को, कुंडली में 2 लोगों को जिम्मेवारी दी गई है कि आपको रोगों से रक्षा करनी है शरीर की। तो सेवियर कौन है हमारे, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। अगर सेवियर प्लेनेट हमारे कुंडली में मजबूत होते हैं तो भी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी शरीर में।
दो फैक्टर कौन है? सबसे पहला फैक्टर सूर्य। कुंडली में सूर्य जितना ज्यादा बली होगा उतना ही ज्यादा शरीर की रक्षा करेगा। और दूसरा होता है लगन का स्वामी, लग्नेश। लगन का लॉर्ड जितना मजबूत होगा, जितना शुभ प्रभाव में होगा, उतना ही आपके शरीर को रोगों से बचा करके रखेगा। कुछ चीजें स्वास्थ्य के मामले में कुछ भाव के स्वामियों का मजबूत होना अच्छा नहीं माना जाता। दो तो मजबूर हैं, ये वो कहते हैं ना, जैसे हमारे हरियाणा में कहते हैं कि मामा जो होता है ना वो तो बंधुआ मजदूर है हमारा, कि मामा को तो देना ही देना है बेचारे को, वो मजबूर है, वो आपसे ले नहीं सकता, वो दे ही सकता है। ऐसे ही कुंडली में लग्नेश मजबूर होता है, वो आपके शरीर की रक्षा करने की ही टोटल जिम्मेवारी निभाता है। बस शर्त एक ये है कि वो कमजोर नहीं होना चाहिए। यानी कि दो पहरेदार हैं हमारे शरीर के, एक सूर्य और एक आपकी कुंडली का लग्नेश। ये दो पहरेदार हैं कुंडली में। अगर ये दो मजबूत हैं फिर भी आपके किसी राशि में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, पाप प्रभाव आ जाए तो बचा ले जाएगा, निकाल ले जाएगा। पहली बात तो बीमार नहीं होने देगा, और फिर भी किसी अशुभ दशा के प्रभाव में, किसी अशुभ गोचर के कारण अगर शरीर में रोग आ गया तो उससे बहुत जल्दी निजात दिला देगा। सिंपल सिंपल फार्मूले हैं, सिंपल सिंपल स्टेप्स में बता रहा। कुंडली में छठे भाव का, आठवें भाव का, 12वें भाव का मजबूत होना एज कंपेयर टू लगना लॉर्ड अच्छा नहीं है। यानी कि लग्नेश से ज्यादा शक्तिशाली ना ही छठे भाव का स्वामी होना चाहिए, ना ही आठवें भाव का स्वामी होना चाहिए, ना ही 12वें भाव का स्वामी होना चाहिए। नहीं तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इनका ज्यादा बली होना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी कुंडली में दुर्योग हो तो ज्योतिष में समाधान दिया गया है कि पाप ग्रह की ग्रह शांति करवाएं। ये मेडिकल साइंस का अंदर की बात बता दी आपको आज पहले दिन। बेस्ट रेमेडी उस पाप ग्रह की ग्रह शांति विधिवत रूप से करवाया। और क्या चीज जीवन में अपनानी चाहिए? 3 चीज जीवन में अपनानी चाहिए। दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा रखना है, ये सूत्र समझा दिए। दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा रखना है, जबान पर चीनी रखनी है यानी कि मिठास रखना है, और हार्ट के अंदर प्रेम भर लेना है। 3 काम नित्य करने हैं हेल्दी रहने के लिए। रोग जभी होगा जब इन 3 जगह पे गड़बड़ आ जाएगी। 3 में से कहीं पर भी डिफॉल्ट हो जाए तो सर ठंडा होना चाहिए, पांव गर्म होना चाहिए। कभी लगे पांव ठंडे हो रहे हैं और सर गर्म हो रहा है तो समझ लो बीमार हो गए।
है, कोई ना कोई बीमारी प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, घुस रही है, अटैक कर रही है अंदर ही अंदर आपके। वो चीज अच्छी नहीं है। कुंडली में जो राहु है वो टॉक्सिसिटी का कारक है, टॉक्सिन्स का कारक है। आयुर्वेद में उसे आम कहते हैं। आम मतलब बिना पचा हुआ भोजन, जो शरीर में जमा होने के बाद उसमें जीवाणु पैदा हो गए और वो रोग की उत्पत्ति कर रहे हैं या रोग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में टॉक्सिन्स कहते हैं। आयुर्वेदा में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको स्टेप स्टेप पर बताया जाएगा। पहले डायग्नोज करना सिखाया जाएगा, फिर समाधान के बारे में भी बताया जाएगा। कितना सिंपल सिंपल आ गया भाई सबको समझ में, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। ये रूल गांठ बांध लेना, दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? अब चलो, अब प्रश्न ये उठता है कि कोई व्यक्ति है जिसको सर में दर्द होता है, दिक्कत होती है किसी भी प्रकार की, सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल इश्यूज है, कैसे देखा जाए? तो जब भी कोई बात आपने इस तरह से देखनी हो, आप कुंडली में चाहे व्यक्ति का कोई भी लगन, मेष लगन से मीन लगन तक कोई लगन, आपने की पहली नजर जानी चाहिए कि मेष राशि कहां पर फॉल कर रही है, यानी कि कौन से हाउस में बैठ गया है। बस वहीं पर आ जाइए, आपको वहीं से रीजन फाइंड आउट हो जाएगा। हमारा सूत्र क्या था? राशि पर पाप प्रभाव होगा, यानी किसी पापक ग्रह का प्रभाव होगा, तो ही वो राशि से रिलेटेड रोग पैदा हो। जब तक राशि पर पाप ग्रह नहीं होगा, असर नहीं दे रहा होगा, तो वो राशि फिर आपको रोग नहीं देगी। जैसे मेष राशि है, अब किसी व्यक्ति का मेष राशि का राहु बैठ गया, शनि बैठ जाए, केतु बैठ जाए, कोई पाप ग्रह बैठ जाए, या मेष राशि पाप कर्तरी में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ब्रेन से रिलेटेड तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कितना सिंपल सूत्र है। सिर्फ ये देखना है कि जो बीमारी आप फेस कर रहे हो, उस बीमारी का संबंध किस राशि के साथ है और किस भाव के साथ है, और हमने उस चीज को जज कर। इसी प्रकार से आप हर मतलब 12 की 12 राशियों में ये देख सकते हो। और उसका क्या तरीका है? अपनी कुंडली को सामने रखें और रखने के बाद सिर्फ पाप ग्रहों को देखें कि आपकी कुंडली में कौन से पाप ग्रह किस राशि में बैठे हैं और उसको राउंड लगा दें। सिंपल, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब पाप ग्रह कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले उनमें से उठाओ कि कोई इनमें से नीच राशि में भी बैठा हुआ है क्या, कोई कमजोर होकर के बैठा हुआ है क्या,
ये ध्यान रखना, पाप ग्रह भी अगर उच्च का हो जाएगा, जैसे शनि उच्च का हो जाएगा, तो रोग नहीं देगा। अगर शनि उच्च का हो गया, मंगल उच्च का हो गया, वो रोग नहीं देगा, अपना रोग नहीं, मतलब उस राशि से रिलेटेड रोग नहीं देगा। जैसे हमने मकर राशि में क्या देखा, मकर राशि में हमने घुटने देखे, और मंगल किसी का मकर राशि में हो तो इसका मतलब घुटने से रिलेटेड तकलीफ नहीं देगा, वो जल्दी से उसको मजबूत बना देगा। उच्च राशि, उच्च ग्रह, उच्च का ग्रह अपनी उच्च राशि से रिलेटेड ऑर्गन्स को, अंग को मजबूत बना देता है, उसकी सेफ्टी करके रखता है। अब उस ग्रह को फाइंड आउट करें जो ग्रह वक्री है आपके चार्ट। अपनी कुंडली देखो बस, क्योंकि अपनी कुंडली से ज्यादा अच्छा रिलेट कर पाओ, क्योंकि दूसरे की बीमारी का नहीं पता होता। कई बार बीमारी तो काम ना करने की वजह से भी बहाना बना लिया जाता है। जब काम करने का मन ना हो तो भी आदमी कह देता मैं बीमार हूं। तो इसलिए अपना ही समझना है। कौन सा ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, उस पर निशान लगाओ। कोई ग्रह अस्त है तो उस पर निशान लगाओ। ये वो ग्रह हैं जो शरीर को परेशान करेंगे। पर परेशानी कहां से आएगी, आपने ये देखना है कि ये जिस राशि के ऊपर बैठ करके दुष्प्रभाव पैदा कर रहे हैं, उस राशि से रिलेटेड तकलीफ देंगे, और साथ में जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव से रिलेटेड शरीर के अंग को तकलीफ में डाल देंगे। क्लियर? जिस राशि में पाप ग्रह बैठा है उस राशि से रिलेटेड शरीर के अंग में दिक्कत आएगी। जिस हाउस में वो बैठा है उस भाव से रिलेटेड ऑर्गन्स में दिक्कत आएगी। वहां से ही बीमारियों की संभावना बनती है। बीमारी कौन सी दशा में होंगी, तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा बीमार होने का या प्रॉब्लम में आने के जो चांसेस होते हैं वो अक्सर अशुभ ग्रहों की दशाओं में, अस्त ग्रहों की दशाओं में, छिद्र ग्रह की दशाओं में, छिद्र दशाओं में, इनमें ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। मार्केश की दशाएं, बाधक ग्रह की दशाएं अक्सर बीमारी की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। पर जब ये सोचें तो सबसे पहले आपने अपनी कुंडली में होने वाली बीमारी की संभावनाओं को देखना है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मेष राशि, हेलो नमस्कार उर्मी जी, सॉरी, जिन लोगों के मेष राशि में किसी के कोई पाप ग्रह, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, कोई बहुत बड़ी वो नहीं कर रहे, जस्ट एक फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। ऐसे ही हम कई और राशियों में भी ले सकते। सर मेरी मेष आज राशि का सूत्र आपको बिल्कुल सटीकता से बैठ जाए, सिंपल। कोई पाप ग्रह, हाँ अखिल सर जी मेष 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 राशि में मंगल बैठा हुआ है लग्न। मेष राशि में मंगल बैठा हुआ है, तो अखिल जी हमने बताया था कोई भी ग्रह जब पावरफुल हो जाएगा
जी 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 जी। ग्रही उच्च का हो जाएगा तो हमारे लिए सेवियर हो जाएगा। स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो लगने का लोड तो वैसे ही हमारा रक्षक है, जी जी। तो वो सिर के दर्द की प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा। नहीं करेगी जी। क्लियर कट बात हुई, सिंपल। मेष में केतु बैठा हुआ है सर। हाँ, मेष में केतु शिवम बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि केतु का पापक प्रभाव मेष राशि पे है। ऐसे लोग बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। अब केतु का तनाव, शनि का तनाव और राहु का तनाव, तीनों तनाव दे सकते हैं, पर तीनों में एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को अंतर समझ में आना चाहिए कि केतु का तनाव किस प्रकार से हो। सैंडविच का नाम सुना होगा आपने, हम सैंडविच खाते ना, जब इंसान को इधर से भी प्रेशर पड़े और इधर से भी प्रेशर पड़े, दोनों तरफ से, और व्यक्ति अनडिसाइसिव हो जाए, सैंडविच की तरह फंस जाए, दो विपरीत स्थितियों में जब व्यक्ति फंस जाता है, उससे जो तनाव पैदा होता है, उस तरह का तनाव केतु जीवन में बार बार करता है। केतु ऑपरेशनल प्लैनेट है, इट्स नॉट गुड और हमारे ब्रेन के लिए या उन चीजों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जबकि मैथमेटिकल स्किल्स के लिए केतु का मेष राशि में बैठना बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग आंकड़ों के साथ बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, डाटा के साथ बड़ा अच्छा समझते हैं, स्टेटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है। पर जब हम बीमारी की बात करेंगे तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति जो है को तनाव की वजह से सर दर्द की प्रॉब्लम होती है। अमूमन नहीं होगी, परंतु जब तनाव होगा, और तनाव कब होगा, जब ये अनडिसाइसिव होंगे। अनडिसाइसिव होने से जो स्ट्रेस इनको फील होगा, वो केतु का दर्द। केतु का दर्द के लिए दबाने से हमेशा ध्यान रखना, केतु अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो ऐसे, इसको बोलते हैं हम एक्यूप्रेशर सिस्टम। एक्यूप्रेशर का प्रयोग करने से शिवम बड़ा राहत मिलेगी। थैंक यू सर। ठीक है, तो प्रणाम सर। एक्यूप्रेशर बहुत काम देगा। और एक्यूप्रेशर आप यहाँ पर दबाएं, और अगर हाथ में हो तो ये सबसे छोटी उंगली देख रहे हैं ना आप, इसका टो, इसको ऐसे ऐसे दबाएंगे, सर का दर्द ठीक हुआ। और सर दर्द कभी हो जाए तो आपको बता रहा हूँ, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें। और जिसको अनुलोम विलोम से भी ज्यादा अच्छा आता है तो वो चंद्र भेदी प्राणायाम शुरू कर दे, यानी कि चंद्र नासिका को चला दे। चंद्र नासिका, मेष राशि के स्वामी मंगल है, मेष राशि में अग्नि तत्व है, मेष राशि का जो एलिमेंट है वो अग्नि है, और केतु भी अग्नि है। तीन ग्रह अग्नि कारक है, सूर्य, मंगल, केतु, ये फायरी है। सूर्य पॉजिटिव अग्नि, मंगल नेगेटिव अग्नि, केतु अनलिमिटेड अग्नि, अनकंट्रोल्ड अग्नि। अब मेष राशि में अग्नि और केतु की अनलिमिटेड अग्नि, तो फायर बढ़ गई। फायर बढ़ जाने से गुस्सा ज्यादा आता है, इरिटेशन जल्दी हो जाती है, आदमी बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी तनाव में आ जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम केतु के मेष राशि में आने से हो जाता है। अब इसके लॉजिक भी समझ गए ना, कि अग्नि का प्रभाव, अग्नि में अग्नि जुड़ गई तो अग्नि बढ़ गई। ज्योतिष में खास करके आयुर्वेदा ज्योतिष और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बैलेंस का सिद्धांत काम करता है, कि जो भी कुछ है वो बैलेंस मात्रा में होना चाहिए, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो हमारा वाटर हो, चाहे हमारी एयर हो, कुछ भी वो बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। जो भी चीज अनबैलेंस होगी वही चीज खराब हो जाएगी, वहीं से दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई और है?
सर प्रणाम। मैं ये कह रहा था कि सपोज अभी मंगल का मैंने डिस्कस किया कि मंगल अगर मेष राशि का है तो मेष राशि का होने से वो बलवान हो गया, जी। और यही मेष राशि अगर किसी और भाव में जैसे त्रिक भाव या त्रिषाढ़ाई आप में अगर भाव का होता है। नाम बताओ संजय, भाव का नाम बताओ, आपको हमें भी जवाब देने में आसानी होगी। जी जी। सपोज कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम्म, है। हम्म, अगर मेष राशि अष्टम में है बहुत बढ़िया। और वहां पे मंगल है, ठीक है। तो मंगल चूंकि अपने राशि का है तो बलवान होना चाहिए। अब रूल देखिएगा, जो भी ग्रह छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। जी अपवाद में मंगल का संबंध छठे से अच्छा बताया था पर आठवें से अच्छा नहीं बताया। जी इसका मतलब आठवें भाव का मंगल अच्छा नहीं है, पेट से रिलेटेड तकलीफें पैदा कर सकता है। आगे चलेंगे तो आपको हर चीज धीरे 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 समझ में आती चली सर, जाएगी। मेष से पेट को हमने कोरिलेट नहीं किया मंगल था। से, मंगल से, अच्छा, मंगल मंगल। से, मंगल है ना, मंगल जी का संबंध पेट से होता है। मंगल को पेट की राजधानी मंगल को कहा जाता है एक तरह से हम्म ना। आज हम्म पहली क्लास है, अब आगे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो वो चीजें समझ में आती जाएगी। अब इसका अगर हम लॉजिक में जाएं तो हमारी मेष राशि हमारे दिमाग की, जी हमारे दिमाग की थी, और जी वो मेष राशि अष्टम में फॉल कर गई। जी मैंने बीच में एक सूत्र बताया था आपको, दिमाग के विषय में ही बताया था। क्या बताया था आप लोगों को, बताइए, किसी को है याद? दिमाग को ठंडा रखें बहुत और बढ़िया। मुंह में मिठाई रखें, मिठास रखें, और और दिल में हार्ट को कौन सी? हैप्पीनेस रखें। हैप्पी रखें। जब भी दिमाग छठे में, आठवें में, 12वें में जाएगा संजय, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि ब्रेन हमारा खुश नहीं है और वो ठंडा भी नहीं है। तो यहाँ पे राशि भी प्रॉब्लम करेगा और ग्रह भी प्रॉब्लम करेगा। यस यस यस। पेट का संबंध दिमाग से होता है, हमेशा ध्यान रखना, पेट का संबंध दिमाग से। जब भी हम दिमाग में भय पैदा कर लेते हैं, पेट क्यों खराब हुआ? दिमाग में जब भी हमारे किसी प्रकार का फियर फैक्टर आता है तो हमारे लूज मोशन लग जाते हैं, ये सिद्धांत है। और जब हमारे इमोशंस बिगड़ते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये हमेशा याद रखो, लूज मोशन के पीछे कोई फियर फैक्टर जिम्मेदार है और कॉन्स्टिपेशन के पीछे आपके इमोशंस जिम्मेदार है। अष्टम भाव संजय भय का होता है, फियर का होता है, यानी कि बुद्धि भय से व्याप्त है। छोटी सी घटना मात्र को वो बहुत बड़ा बना करके समझेगा, बहुत बड़ा फियर समझेगा, और उसको फिर क्या होगा? फियर से लूज मोशन होंगे कि कॉन्स्टिपेशन होंगे? लूज मोशन। लूज मोशन। उनको बार बार, और उनको लगेगा मेरे खाया पिया नहीं बच रहा, मैंने सुबह परांठा खाया था, मैंने फलाना खाया था, मैंने ढिमकन। नहीं, उसके अंदर कोई बात ऐसी उसने सोच ली है जो उसको डरा रही है, और वो उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता क्योंकि उसको एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है। पर उसको फूड के ऊपर जाएगा कि यार मैंने फूड आज गलत खाया था इसलिए मेरा पेट डिस्टर्ब हो गया। उनको बहुत ज्यादा संभावना होती है पेट डिस्टर्ब रहने की। अब डायरेक्ट पेट से संबंध नहीं बना, आया वहीं से, बुद्धि से ही है संजय, समझ रहे हो ना, आया बुद्धि से ही है, परंतु बुद्धि अष्टम में गई जहां पर भय व्याप्त है। और भय सबसे बड़ा जिंदगी में भय किसका? मृत्यु का भय है, मर जाने का डर। मृत्यु से बड़ा कोई भय संसार में नहीं है। और जब बुद्धि हमेशा इस विषय पे सोचे कि कल को ये हो गया तो क्या होगा, और वो होगा तो क्या होगा, और वैसे भी अष्टम भाव ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे विचार पैदा कर देता है जिंदगी में जिसको कभी कभी एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है।
अष्टम भाव तंत्र मंत्र का माना जाता है, अष्टम भाव भूत प्रेतों का माना जाता है, शारीरिक जो वो होती है, ये गड़बड़ चीजें होती हैं, इनका माना जाता है। तो बहुत सारी चीजों का संबंध अष्टम से है। इसलिए मंगल ग्रह स्वग्रही होते हुए भी सेफ्टी गार्ड की तरह काम नहीं करेगा। अखिल जी का मंगल फर्स्ट हाउस का मंगल था और अपनी ही राशि का बैठा हुआ मंगल था। जो हमने सारे नियम लिखवाए थे उन नियम को वो सही ढंग से फॉलो कर रहा था। मतलब कि वो ग्रह स्वग्रही होना चाहिए, उच्च का होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, और अगर वो लग्नेश है तो हमारा सेवियर है। सिंपल। तो सर 6, इनके 8, केस 12 में सर इनका जो केस था, जैसे अष्टम हाउस में इनका मेष का मंगल पड़ा हुआ है, ये दिक्कत तो करेगा, लेकिन ये थोड़ी बहुत ये मतलब बचाव की स्थिति क्रिएट कर देगा, जैसा कि अभी आपने अर्लियर बताया। बचाव की स्थिति जब ही क्रिएट कर पाएगा जब लगना लॉर्ड में ओके दम होगा। जी। देखिए, जब भी बचाव की बात दिमाग में आए ना तो दो ही चीजें याद रखनी है, लगना लग्नेश लॉर्ड, और सूर्य। सूर्य। और किसी को याद मत रखो। मैं ना बहुत अक्खड़पने से ज्योतिष सिखाता हूँ, सीधा साधा, गोल गोल बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा। मेरा वीडियो आज दोबारा फिर देखेंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी रहेगी। सिर्फ ये दो सेवियर चीजें याद रखें। अगर कुंडली में दो ग्रह, दो चीजें अच्छी हैं, सूर्य आपका अच्छा, लग्नेश अच्छा है, फिर मंगल स्वग्रही होकर के अगर अष्टम में भी बैठा है तो वो एपिसोड कम मात्रा में होगा, जी फ्रीक्वेंटली नहीं होगा। अगर लगना लोड कमजोर पड़ गया तो फिर वो एपिसोड फ्रीक्वेंटली होगा। क्लियर बात? ठीक है। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन था? कोई बीच में क्वेश्चन हाथ खड़ा किया था किसी ने? इट मीन सर कि 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ हो अशुभ हो, सारे ग्रह कमजोर हो जाते हैं और उससे उस ग्रह से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न करते हैं। कमजोर नहीं कहना संजय, अभी अभी हमने कहना है कि वो बीमारी को देने वाले हो जाते जी, हैं। ऐसे बीमारी को समझो देने वाले। जी जी कि उनमें संभावना बढ़ जाती है बीमारी को देने की। जी जी। जी। और उसी सर सेंस में अगर लग्नेश और सूर्य अगर बलवान हो तो वो क्योर कर बचा देगा, बचा बचा लेंगे, देगा। जी बचा लेंगे। और अगर बीमारी होती भी है तो बहुत कम समय के लिए होगी, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगी, और बहुत जल्दी बंदा उस चीज से बाहर निकल जाएगा। जी और अगर लग्नेश और सूर्य हमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो फिर वो एपिसोड फ्रीक्वेंटली एपिसोड होंगे उसके साथ। क्लियर हुआ बात? तो थैंक दो ग्रह अगर स्ट्रांग है तो एक अच्छी हेल्थ का परिचय देते हैं वो। ठीक है ना, ये जी। चीज। किसका है मंगल अष्टम में, फिर उपाय बता दूं? क्या नहीं है? सर मंगल अष्टम में क्या है कि मंगल अष्टम में नहीं, बट वो जब वो भाव चलित लेते हैं तो अष्टम में आ रहा है वो। निभाव चलित मत लो, मेरी क्लास में मत लो, मेरी क्लास में मत लो बस। ठीक है सर, थैंक यू। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे मेष लगन की कुंडली में अगर अष्टम में मंगल होगा वृश्चिक का, जी। तो क्या फल होगा सर? कौन बोल रहे हैं आप? मुझे सर दिखाई शिवम। नहीं है। शिवम, अच्छा अच्छा, हाँ दिखाई दे गई। हाँ शिवम, अब बताओ क्या कह रहे हो? अगर लग्नेश अष्टम में, मेष लगन की कुंडली में मंगल अष्टम में अष्टम में होगा, तो फिर शिवम अपन इस स्थिति में उसको मजबूत करेंगे कि नहीं? नहीं करना पड़ेगा भाई। हेल्थ के साथ कोई आदमी बीमार रह सकता है क्या? बीमारी कैसे भी कारण से आ जाए, उससे निजात पाना इंसान का धर्म है। अपन ने पीड़ाओं में थोड़ी रहना है। तो भैया बिल्कुल मजबूत करना पड़ेगा जो जो रेमेडी होगी। अगर मंगल स्वग्रही हो जाता है तो अष्टम में बेशक हो जाओ, और पेट से रिलेटेड अगर लगातार तकलीफें चल रही हैं, और खास करके वो फ्रीक्वेंटली लूज मोशन से रिलेटेड तकलीफें चल रही हैं, या वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। ज्योतिष में कहा गया है अष्टम भाव में अगर मंगल इस तरीके से बनता है तो मनोबल देह बल कमजोर बताया गया है।
मनोबल देह बल, यानी मन का बल भी और देह का बल भी कमजोर होता है। तो बेशक 100 मेष लगाना है और वृश्चिक का 100 ग्रह, ये फिर भी ऐसे ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल शिवम, बिल्कुल मनोबल देह बल कमजोर हो जाता है। गुड इवनिंग सर। सर मैं पूनम बात कर रही हूँ। हाँ पूनम जी बताएं। सर जैसे मेष राशि का मंगल तो हो, लेकिन वो 9वें घर में बैठा हो, तो हमें सर प्रॉब्लम्स हेड की देखनी है सारी, है सर? जैसे उसको थाइज हिप्स वगैरह की प्रॉब्लम भी आएंगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो मेष राशि का अगर पूनम जी मंगल बैठेगा नवम भाव में, तो कम से कम वो सर की प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी अपनी राशि होगी और वो 9th हाउस में हो गई है, तो वहां वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जांघों से रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, पर उसके चांस फिर भी बहुत कम रहते हैं, क्योंकि 9th हाउस में चीज आ रही है ना। आपने और भी चीजें मिलानी है इस कोर्स में, जब हम आगे आगे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें और भी चीजें मिलानी है। क्या वह देखिए, जो भी राशि या ग्रह जितना खराब होता चला जाता है, बीमारी की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, उतनी ज्यादा प्रबल होती चली जाती है। जितना ग्रह या राशि शुभ होती चली जाती है, उतना ही चांस है कि बीमारी नहीं आती, और किसी अशुभ ग्रह की दशा अंतरदशा की वजह से, कुछ प्रारब्ध की वजह से कुछ बीमारी आ भी जाए, तो उससे जल्दी निजात मिलती है। सर आपको समझाएंगे, कुछ बीमारियां पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मास की वजह से आती हैं, जो जिनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, और वो लंबे समय तक चलती भी हैं। तो उनको ग्रह शांति पाठ पूजा से जितना हो सके कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। तो शिवम, इस गलत फहमी में नहीं रहना कि अगर अष्टम में मंगल बैठा है तो मैं उसको मजबूत नहीं करूंगा। ऐसे में कहा गया है कि शमशान भूमि में कोई अगर मंदिर बना हो और वह हनुमान जी का मंदिर हो, तो ऐसे में शमशान भूमि में बने हुए हनुमान जी के मंदिर में मत्था टिकाना और हनुमान जी के दाएं पांव का सिंदूर अपने माथे पर लगाना अष्टम के मंगल के दोष को काफी हद तक दूर करता है। दूसरी रेमेडी, किसी भी मिट्टी के बर्तन में शहद भर करके शमशान भूमि में दबा देना, और ये प्रयोग 8 मंगलवार करना, इससे भी मंगल ग्रह की पीड़ा शांत होती है। पर ये जब भी करना जब हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ दे। खाम खाई नहीं करना कोई भी उपाय, बिना मतलब उपाय मत करना, बिना मतलब किसी ग्रह को छेड़ना नहीं, बिना, क्योंकि जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं वो ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हमारे को वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, सब कुछ सामान्य चल रहा है, तो हमने बिना मतलब की रेमेडी में नहीं घुसना है। सिंपल बात है। सर अगर मंगल, मेरा क्वेश्चन मतलब ये था कि 9th को नहीं सर, 3rd में आ गया, मतलब वो हेड की प्रॉब्लम देगा, मेष राशि में मंगल है, या उस घर की प्रॉब्लम देगा, जो मंगल नहीं ऑर्गन उस देता घर से। पूनम जी, हमने ये कहा है अगर मेष राशि में कोई पाप ग्रह, जब मेष राशि पे मंगल स्वग्रही हो जाता है, यानी वो अपनी राशि का हो गया, तो कष्ट नहीं देगा। उनका जो प्रश्न था संजय जी का, वो इसलिए था क्योंकि वो अष्टम में चला गया था, इसलिए कष्टकारी था। अगर वही मेष राशि का मंगल केंद्र में होता, त्रिकोण में होता, तो कष्टकारी नहीं होता। इसी प्रकार से अच्छा एक बात थोड़ा सा मुझे बताइए, आपने बेसिक ज्योतिष वगैरह किया हुआ है या मतलब जी सर। बिल्कुल जी सर शुरू से किया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो आपको ये भी मालूम होगा पूनम जी, तीसरे भाव में भी मंगल अच्छा होता है। जैसे मैंने बताया छठे भाव में अच्छा होता है, तो तीसरे भाव में भी मंगल अच्छा होता है। और उस सूत्र सर को मेरा याद क्वेश्चन भाव को रखें। लेके नहीं है हैं? सर। क्वेश्चन ये है कि वो जो भी ग्रह होगा वो अपनी, जैसे फर्स्ट पहले घर में हम हेड को लेते हैं, मतलब वो घर की प्रॉब्लम देगा, जो जिस राशि में बैठा है उसकी प्रॉब्लम देता है कोई भी ग्रह।
मैं आज आपको राशि की प्रॉब्लम को समझा रहा हूं। आज का ठीक है हमारा जी। विषय है कि राशि से पाप ग्रह पर, राशि पर पाप ग्रह आ जाएगा तो क्या असर उससे पैदा होगा, समझा मैं ये रहा हूं। और उसमें सूत्र में मैंने कहा था, अगर पाप ग्रह भी सौग्रही हो, उच्च का हो, बलवान हो, वो रोग नहीं देगा। नहीं देखो। ठीक है ना। छठा, आठवां, 12वां भाव अपवाद है, क्योंकि वहां पर उच्च के ग्रह भी जाकर के कमजोर थोड़े से पड़ जाते हैं, मतलब वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, हेल्थ हैजर्ड हो जाते हैं, इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर अगर वो पाप ग्रह, इसलिए मैंने शनि ग्रह का उदाहरण दिया था। शनि ग्रह अगर उच्च का है, केंद्र में बली है, अच्छी जगह वेल प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली वो बीमारी नहीं देने वाला है, प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। अंजलि जी बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर लगन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, क्योंकि लगन नीच का अगर हो जाए और उसके बाद उसका नीच भंग भी अगर हो जाए तो वो सेवियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने तो इसका बताया जवाब बीमारी दे जवाब देगा। दिया अंजलि, फिर से मैं जवाब देता हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आगे तक याद रखना, एक बार ग्रह नीच का हो गया तो हो गया। मतलब सेवियर भी नहीं होगा बेशक सर? वो बेशक उसका नीच भंग हो जाए, नहीं वो सेवियर पॉइंट नहीं रहता इतना। यानी कि वो नीच का ग्रह अपने से रिलेटेड तकलीफें देता ही देता है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करता ही करता है। अब वो तो ग्रह की बात है, वो अपना इशू क्रिएट कर रहा है, हमें समाधान पक्ष की तरफ जाना है। हमें कोशिश करनी है कि जो नीच का ग्रह है, इस दोष को कम करने के लिए बेस्ट से बेस्ट रेमेडी करनी चाहिए। समझ गए अंजलि? सर सर समझ गए सर। क्वेश्चन ये लगन है में कि नीच लग लगन जाए, अगर नीच का होके नीच भंग हो जाए तो वो सेवियर होगा कि नहीं होगा? नहीं है, यही तो समझाया अभी मैंने अंजलि, कि ओके बेशक ओके। नीच भंग हो जाए उसका बहुत इफेक्ट नहीं आएगा। नीच भंग होने से हमारी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में सुधार देगा वो ग्रह। ओके। जैसे नीच भंग हो गया तो वो आपको जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इन चीजों में प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। यानी कि स्ट्रगल देने के बाद आपको सब चीज दे देगा। पर अगर हेल्थ का मामला अगर आप जोड़ के देखेंगे तो वो उसमें कोई बहुत अच्छा बात नहीं करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। अगर लगन सर का और लॉर्ड जो दूसरा वाला बताया सन का, सन अगर खुद ही कंबस्ट हो जाए तो सेवियर सन होगा कि कंबस्ट नहीं? कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर, सन का नहीं। हम्म, अगर सैटर्न अगर कंबस्ट हो जाए और okay, 8 में ही बैठा है, अष्टम में बैठा है, तब भी हम्म। शायद ज्यादा असर होगा उसका। देखिए पहली बात तो नियम, जो मैंने नियम लिखवाए ना उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। अस्त ग्रह कोई भी हो प्रॉब्लमेटिक होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ओके। क्योंकि अस्त ग्रह कमजोर माना जाता है और कमजोर ग्रह ही दिक्कत देते हैं। एक सिद्धांत गुरु नानक देव का सदा याद रखो, सुखी इंसान सुख देता है, दुखी इंसान दुख देता है। सेम चीज ग्रहों के साथ है। जो ग्रह प्रसन्न है, जो ग्रह खुश है, वो आपको खुशियां देगा। जो ग्रह खुद कष्ट में है, दुखी है, वो आपको भी दुखी देने वाला है। एक ज्योतिषी बस यही फाइंड आउट करता है कौन सा ग्रह खुश है और कौन सा ग्रह खुश नहीं है। जो ग्रह खुश हैं आपके, और खुश कैसे होते हैं, कहते हैं, अति प्रसन्न अवस्था का ग्रह कौन सा होता है, जो उच्च का होता है, वेल प्लेस्ड होता है, वो अति प्रसन्नता की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि वो हमारे को सुखदायक है, शरीर का सुख भी देगा और अन्य सुख भी देगा। फिर ग्रह मित्र राशि में है, वो भी प्रसन्न माना जाता है। केंद्र में त्रिकोण में अच्छे स्थानों में बैठा है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में बैठा है तो प्रसन्न होता है। पर अगर किसी भी कारण से अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, वक्री हो, ये फिर प्रसन्न अवस्था से बाहर निकल जाता है।
और ये फिर अपने अपने रोग कष्ट देते रहते हैं। और सामान्य सा नियम मैंने आपको बताया, पर बहुत ही ज्यादा यूजफुल। आप इसे किसी भी राशि पर अप्लाई कर लें, किसी भी चीज में अप्लाई कर लें, वो आपको बिल्कुल सटीकता से काम करेगा। हाँ लीना जी। मेरा क्वेश्चन ये, जैसे आपने बताया लग्नेश अगर स्ट्रांग है तो भी ये बीमारियों से बचाता है, लेकिन अगर लग्नेश 8th हाउस का भी लॉर्ड है तो मेष लगन में तो तो यही तो होता है, वो लगन का भी लोड होता है, वो अष्टम का भी लोड होता है। स्टिल वो क्योर करेगा अगर ये लग्नेश स्ट्रांग है तो? आपका मेष लगन है। नहीं नहीं, मैं तो जनरल जो आपने नियम लगाए लिखा है ना जनरल उससे मत रिलेटेड। पूछो। ओ भाई अच्छा, मेरी अभी मेष परीक्षा, से रिलेटेड ही मेरी परीक्षा मत लो, मैं परीक्षा नहीं देता। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। 18 साल का बूढ़ा हो गया हूँ ज्योतिष में, परीक्षा मत लो ऐसे। ठीक है, सॉरी मैं जब भी आएगा तब मैं पूछूंगी। हाँ ठीक है। हाँ शिवम कुछ कह रहे हो? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अगर सर लग्नेश ही नीच का हो जाए इस अवस्था में भी वो क्योर करेगा? लग्नेश अगर नीच का हो जाए तो वो तो कष्ट तो देगा। क्योर से मतलब आप बताइए, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर जैसे लग्नेश नीच का हो गया, ठीक ठीक है, है। और फिर के मतलब स्टोन्स पहने, क्यों रेमेडी तो करेंगे अपन उसकी, मंत्र तो होगा हाँ। ही होगा, है ना, दान दान भी होगा, क्योंकि वैसे तो दान नहीं करते लेकिन इस अवस्था में भी दान होगा इसका, क्योंकि नीच है। क्या इस मंत्र, कंडीशन में अब भी जब अपन? भी ग्रह, ध्यान से सुनो, जब भी ग्रह नीच का हो जाए, मंत्र, मणि, औषधि, दान और कर्म, पांचों की पांचों चीजें अप्लाई कर दो एक साथ। बहुत गहरे राज की बात कर रहा हूं। मंत्र, मणि, औषधि, दान और कर्म अप्लाई कर दो उस ग्रह के साथ। अगर सर अपने मणि से आप, क्या आशा है? मणि से जेमस्टोन, शिवम जेमस्टोन, मणि मीन्स जेमस्टोन। मंत्र यानी कि ग्रह से रिलेटेड जो भी मंत्र होगा, मणि यानी कि जेमस्टोन, मंत्र, मणि, औषधि, औषधि का मतलब वो ग्रह से रिलेटेड जो भी बीमारी आ रही है, दवा लेनी है डॉक्टर की। और औषधि, औषधि में हमारे ज्योतिष में शांति कर्म खंड में आता है औषधि स्नान। उस ग्रह से रिलेटेड जड़ी बूटियों को पानी में उबाल करके, छान करके, अपने स्नान के पानी में मिला करके स्नान करना औषधि स्नान है। औषधि प्रिकॉशंस लेना है, हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि जब ग्रह नीच राशि में होता है तो वो कुछ गलतियां करवाता है। वो ग्रह के नेचर के अनुसार ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करें और क्या ना करें। अब मान लो किसी का मंगल नीच का है और उसमें जोश आ जाए कि मैं तो सलमान खान की तरह बॉडी बनाऊंगा, जाके पहुंच गए जिम में। अब वो जिम में जाने के बाद उल्टा परेशान होगा, जिम उसको सूट नहीं करता क्योंकि मंगल नीच का है। अब वो लगा हुआ भी है, लगा हुआ भी है, भैया दिक्कत आएगी। या वो सोच ले मैं तो कुश्ती लड़ूंगा, मैं तो पहलवानी करूंगा, तो ये कर्म है, ये उसके लिए नेगेटिव कर्म हो गया, ये उसके लिए पॉजिटिव कर्म नहीं हो गया, ये उसको नेगेटिव कर्मास हो गया। अगर उसे शरीर को बनाना है तो मशीन में जाकर के जिम नहीं जाना है, उसको प्राणायाम का साथ लेना है, उसको मेडिटेशन का साथ लेना है, उसको आसन लेने, आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, वो उसको ज्यादा यूजफुल होगा, समझे, मंगल का। और अगर वो कुछ और उल्टा सीधा करेगा, पिट पुट पिट पुटा के आएगा, सीधी सी बात है, पुट पिट के आएगा। क्योंकि वो आपका वो मंगल ग्रह आपके बॉडी के स्टेमिना को शो करता है, आप में जूझने की ताकत देता है। वो ग्रह तो नीच का हो गया, अब वो चीजें तो आपके पास है नहीं और आप उसके विपरीत चल रहे हो, नियम के विपरीत। तो इसलिए जो भी लगन का लॉर्ड है या कोई किसी भी भाव का लॉर्ड है, हमेशा ध्यान रखो, अगर वो ग्रह नीच का हो जाता है तो हमने रिस्क नहीं लेना, पंगेबाजियां नहीं करनी हमने, है ना। किससे रिलेटेड नहीं रिस्क लेना, उस ग्रह से रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड जो जो चीजें आती हैं वहां हमें बहुत सोच समझ के चलना होगा, सलाह के साथ काम करना होगा। अगर सलाह से काम नहीं करोगे, रिस्क लोगे,
तो वो एक ना एक दिन आपको प्रॉब्लम में ग्रह डाल देगा। सिंपल सी बात है। अगर ग्रह कमजोर है, नीच का है, खान पान में बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सर बहुत सारे सूत्र आपको इस एस्ट्रोलॉजी कोर्स में बताए जाएंगे। हाँ शिवम सर बेटा। इसी में एक कंडीशन हो रहा है, जैसे लग्नेश अगर उच्च का हो जाए और राहु केतु के संग हो, या बोल रहे केतु मंगल और केतु की युति है तीसरे घर में, तो फिर अब इन्होंने कहा है किसी भी घर में हो जाओ शिवम, इतना बोलना ही, मैंने एक नियम लिखवाया है उन 7 नियमों में कि नहीं सर। कोई भी ग्रह राहु केतु के साथ नहीं होना चाहिए। अगर जो भी ग्रह राहु केतु के साथ आ जाएगा वो खुद भी बीमारियों को न्योता देने वाला होता है। ठीक है सर, समझ गए? लेकिन सर वो उच्च का है। बेशक उच्च का हो जाओ शिवम, ओ, बेशक से वो उच्च का हो जाओ। जब आप आगे इसमें पढ़ोगे ना तो राहु कहाँ उच्च का रहने देता है? जब आप फलित में जाओगे बहुत गहराई में तो आपको समझ में आ जाएगा। वो मायावी राक्षस है, मायावी ग्रह है, वो उच्च को कहाँ कौन पूछता है। और सर ऊपर से अगर वो सूर्य चंद्रमा हो तो बस पूछो मत, उसकी तो कहानी खराब कर देता है। हाँ जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बताया कि एक रूल्स दिया है यहाँ पे कि 6, 8, 12 का जो वो बलवान नहीं होना चाहिए, तो इनके लॉर्ड बलवान नहीं होने चाहिए संजय। जी। 6th का लॉर्ड, 8th हम्म, का लॉर्ड, 12th का लॉर्ड एज कंपेयर टू द लगना लॉर्ड। आपने जी कंपैरिजन करना लगना लॉर्ड से। जी बलवान हो पर लग्न लॉर्ड से ज्यादा बलवान ना हो, जी। है ना। अगर यहाँ पे अगर वही 6, 8, 12 का जो स्वामी है, अगर वो त्रिकोण का भी स्वामी है, मुझे तो एग्जाम्पल से समझाओ संजय। पहली बात मैं आपको बता दूं, आप जी, पहली बार अगर क्लास में मिथुन आए हो। मिथुन लग्न की आई आई एम नॉट ए इंटेलिजेंट पर्सन, तो मुझसे वो सिंपल सिंपल स्टेप से बात करोगे तो मैं आपको अच्छे से आंसर कर पाऊंगा, है ना। जी मुझे जी। बताओ ये भाव का स्वामी यहाँ पर ऐसे ऐसे मैं बता। मिथुन लग्न का वो है कुंडली है, तो ठीक यहाँ है। पे शुक्र और शनि, शुक्र जो होता है वो आपका 12वें का स्वामी है और शनि जो है वो अष्टम का भी स्वामी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे शुक्र बलवान हो जाए ठीक है। और तो क्या इसको प्रॉब्लम्स होगी, या शनि बलवान हो जाए जी। तो क्या फिर प्रॉब्लम्स होगी? फिर आप मिस कर रहे हो। लगना लॉर्ड देखो, जी बुध को कंपेयर करो शुक्र से और शनि से। जी। बुध अगर कमजोर बुध है बुध अगर कमजोर है तो बीमारी होगी। होगी। अगर बुध कमजोर नहीं है तो फिर उनको सबको दबा के रखें। तो बुध का जो कमजोर है या किसी भी प्लैनेट का कमजोर, आप क्या सडबल में बोल रहे हैं देखने के लिए या फिर कुंडली मात्र से किसी भी देखें? तरह से संजय आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जी कि जिससे आप ग्रहों का बलाबल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए एस्ट्रो पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर जाएं और मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं उस पे बहुत सारे, जिसमें मैं ग्रहों के बलाबल को भी फाइंड आउट करने का टेक्निक बते। साधारण साधारण इंटेलिजेंट वाली टेक्निक नहीं है मेरे पास, बहुत सीधे सीधे टेक्निक है। प्रताप जी ने मुझे कबीर का ओहदा दे रखा है कि ये कबीर है, तो मैं कबीर जैसे ओघड़ होता है ना जो बोलता जाता है अपने, उसको कोई गणित नहीं होता। मेरे पास गणित नहीं है। आप जाएंगे आपको उसमें आंसर मिलेगा कि बुध कमजोर कैसे होता है। लाल किताब का मेरा एक यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है बुध ग्रह के बारे में, आज ही जाकर के देखिए। 100% चांस है कि आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, आपका जवाब ये बनता है, अगर बुध कमजोर है तो वो ग्रह भी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। अगर बुध मजबूत है तो फिर चीजें पड़ी रहेंगी डाउन। तो उस सेंस में क्या होता है कि आप जो लग्नेश है उसको स्ट्रॉन्ग करने का जो भी रेमेडीज है वो कीजिए। हाँ, वैसे तो एक रूल है कि लगना लोड सदैव हितकारी, ये याद रखो, लग्नेश सदैव हितकारी। लगन का लॉर्ड किसी का भी हो और कोई भी हो, वो हमारे हित की ही बात करता है, वो हमारे अहित में नहीं रहता। इसीलिए हमें सदैव हर किसी का धर्म बनता है कि अपने लगन लॉर्ड को बलवान बना के रखें, क्योंकि वही हमारा सेवियर बहुत सारे मामलों में। लगना लॉर्ड हेल्थ के मामले में भी सेवियर है, हमारी ग्रोथ के मामले में भी सेवियर है, हमारे डिसीजन के मामले में भी, हमारे करेक्टर बिल्डिंग के मामले में भी
सबके मामले में लगना लॉर्ड ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो किसी भी रूप में कमजोर पड़ जाता है तो हमें एक नहीं कई फ्रंट पे दिक्कत आ सकती राइट। है ना। तो 11th भाव से भी 11th भाव में सपोज वही हम क्वेश्चन किए थे कि मिथुन लग्न ही ये है और वहां पे मेष राशि है 11th में। हाँ संजय, और आज आज पहली क्लास है, जी अभी 14 क्लास बाकी पड़ी हुई है ना। तो हम जी 11वां भाव भी बात करेंगे, सारे भावों पे बात होगी। आज मेरा मन था एक टेक्निक कराने का, वो एक टेक्निक करवाई है मैंने। मैं चाहता था कि उसी पर हम फोकस करें जो हमने किया है। सभी के क्वेश्चंस के जवाब दिए, आपको रूल्स लिखवा दिए जी, बहुत सारे। इसी रूल्स से है सर। हाँ, वो आप अंदाजा लगाइए। जो रूल्स लगाने के बाद अगर अप्लाई नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में जरूर क्वेश्चन उठाइएगा जी ना। आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, इन रूल्स को सामने आपने 7 नियम लिखे हैं, अच्छाई वाले नियम लिखे हैं, सेवियर के बारे में लिखा है, उनको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, 100% एक्यूरेट पाएंगे। आंसर तो सर इसी में है कि अगर सूरज और लग्न से स्ट्रांग है तो बीमारी नहीं आएगी, सेवियर होता जाएगा। बस देखो, आपने खुद ही आंसर दे दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आज हम यहीं पर इसको पूरा करते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे शांतिपूर्वक सुना, मुझे सपोर्ट किया, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को आप बड़े ध्यान से, बस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ध्यान रखना, जल्दबाजी मत कर, एक ही साथ कुंडली को एनालिसिस करने की गलती मत। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में से 100 स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो यही करते हैं, एक साथ एक ही बार में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और मिलता क्या उन्हें? कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले जो मैंने 7 नियम लिखाए हैं, इनको अपनी कुंडली पर अप्लाई करना है, और जहां पर भी फंस जाए ईशान कोण में जाकर के बैठ जाए हैं, और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस, कॉन्शियस ब्रीदिंग करना शुरू कर दें, और फिर धीरे से सोचें और फिर अप्लाई करें। जल्दबाजी में लिया गया ज्योतिष में निर्णय ही हमें असुविधा पैदा करता है, वही हमसे गलतियां करवाता है। बस एक साथ बहुत सारी चीजों में नहीं घुसना, स्टेप बाय स्टेप घुसना है, कंसिस्टेंटली आपने प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आप देखेंगे चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी। हमारी एस्ट्रो पाठशाला का नियम है कि हम सब्जेक्ट को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, इजी और इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत सिस्टमेटिक बना करके ही स्टूडेंट्स को बताने का प्रयास करें। अगर केवल हमारे नोट्स को ही जो वीडियो में है बना लीजिए, अदरवाइज हमारे तरफ से भी आपको, एस्ट्रो पाठशाला की तरफ से भी, श्री मनोज कुमार भंडारी जी जो इस क्लास के मेन टीचर हैं, वो आपको नोट्स देंगे। उनके द्वारा लिखे हुए नोट्स मेरे ख्याल से आ भी गया होगा, आज का नोट्स नहीं आया तो आ जाएगा, है ना। बहन जी मैं क्लास में हूँ, मैं अभी करता हूँ बात। तो ये आप अप्लाई करिएगा, और आप इसमें पाएंगे कि बहुत एक्यूरेसी आ जाएगी। फिर भी अभी नक्षत्रा का पार्ट बाकी है, बहुत सारे चीजें अभी बाकी हैं। आप सबसे पहले सर ने कोर्स का डिटेल भेजा है, उस कोर्स की डिटेल को देखना है। सबसे पहले कोर्स में हमने 12 राशियां लिखी हैं, 12 राशियों का शरीर के अंगों के साथ प्रवेश लिखा है। संजय, हमारे यहाँ पर एस्ट्रो पाठशाला में कोई भी नया कोर्स शुरू होता है तो, और उसका समापन होता है, तो हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि मैं उसको शुरुआत कराता हूँ और उसके समापन में होता हूँ, और बाकी तो फिर मेन टीचर उस चीज को फॉलो करता है। ये आप लोग, वीडियोस हमारे पास आएंगे क्या, ये हाँ वीडियोस? श्योर, हर एक को हर वीडियो मिलेगा। जो भी स्टूडेंट इस कोर्स में दाखिला लिया है उसकी मेल आईडी पर पहुंच जाएगा। आप ग्रुप में प्लीज
जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, जैसे संजय जी पहली बार आए हैं, नए स्टूडेंट हैं, डॉक्टर पूनम है वो नई हैं, तो उनको उनको हम मेल आईडी ग्रुप में भेज दीजिएगा, आपको अगले दिन हमारा स्टाफ कल आएगा, वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मेनी थैंक्स। हाँ, मेल आईडी अभी भेज दीजिए। जी जी बिल्कुल। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रणाम थैंक यू सर। सर, नमस्ते। व्हाट्सएप पे जरूर लिखिएगा आज का कैसा सेशन रहा, फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू तो बोलो। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार।